बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में सपना अपनी सौतेली माँ जानकी और दो सौतेली बहन टीना और मीना के साथ रहा करती थी, क्योंकि कुछ समय पहले ही सपना की माँ का निधन हो गया था और सपना की अच्छी देखभाल के लिए किशोर दास जानकी से दूसरी शादी कर लेते हैं। लेकिन बेचारे किशोर दास को कहाँ पता था कि जानकी और उसकी दोनों बेटियां कितने बुरे स्वभाव की हैं। तीनों माँ बेटी मिलकर बेचारी सपना के ऊपर बहुत जुल्म और अत्याचार क्या करती थी और किशोर दास को कानों कान भनक भी नहीं लगने देती थी कि वह उसके साथ कैसा बर्ताव करती है, क्योंकि किशोर दास तो शहर में काम किया करता था और जब भी वह शहर से वापस आता तो तीनों माँ बेटी सपना के साथ ऐसा बर्ताव करती जैसे उनसे अच्छा इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन किशोर दास शहर से वापस आता है और अपनी तीनों बेटियों के लिए सुंदर सुंदर लहंगे लेकर आता है। तभी जानकी कहती है अरे ये लहंगे तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और सपना बिटिया का और भी ज्यादा सुंदर है। सपना बिटिया तुम इस लहंगे में बहुत ज्यादा सुंदर लगोगी। सपना दीदी मैंने आपके रूम की सफाई कर दी है। सपना दीदी मैंने आपके सभी कपड़ों पर इस्त्री भी कर दी है और आपका मनपसंद पास्ता भी बना दिया है। जल्दी से खा लीजिए, अगर ठंडा हो जाएगा तो आप हमारी बहुत पिटाई करेंगी। सपना, तुमने अपनी दोनों बहनों को अपनी नौकरानी बना कर रखा है, ये अच्छी बात नहीं है। अरे अरे रहने दीजिए ना, आप सपना बिटिया को क्यों डांट रहे हैं? मैं तो इससे ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकती और आप इसे डांट रहे हैं। अगर इससे गुस्सा आ गया तो इसने हमें घर से बाहर निकाल दिया तो इसने हमें घर में रहने की परमिशन दे दी, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि ये मुझे अपनी माँ और मेरी दोनों बेटियों को अपनी बहन मान ले, मगर ये मानती ही नहीं है। जाओ सपना बिटिया तुम पास्ता खा लो। तीनों माँ बेटी की यह ड्रामे देखकर सपना बेचारी मन ही मन में बहुत रोती है और सोचती है ये तीनों कितने ड्रामेबाज हैं। अगर इन्होंने मुझे धमकी नहीं दे रखी होती कि ये शहर में पिताजी को गुंडों से मरवा देंगी तो मैं कब कब पिताजी को सारी हकीकत बता देती कि ये तीनों कितने दुष्ट और बुरे स्वभाव के हैं। पिताजी एक दिन के लिए आते हैं और उस दिन भी मुझे बुरा बना देती है। पिताजी को क्या पता कि इन्होंने मुझे नौकरानी बना कर रखा है, मुझसे सारा काम कराती है, मुझे मारती है, पीटती है। अफसोस कि मैं कुछ नहीं कह सकती। ऐसा सोचकर सपना आंखों में आंसू लेकर अपने रूम में चली जाती है और किशोर दास के शहर जाने के बाद टीना मीना सपना के पास आती हैं और उससे उसका लहंगा छीनकर उसको जोर से थप्पड़ मारकर कहती हैं चल नौकरानी के बच्चे ये लहंगा मुझे दे। अरे बड़ी लहंगा पहनने वाली, तुझे पता नहीं हमने तुझे इस घर की नौकरानी बना के रखा है और घर की नौकरानी मालकिन की तरह सुंदर सुंदर लहंगे नहीं पहनती, इसलिए चुपचाप किचन में जा और हम दोनों के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बना। सपना चुपचाप किचन में जाकर बहुत सारा स्वादिष्ट खाना बनाती है और वहीं दूसरी तरफ टीना और मीना आपस में बातें करती हैं। मीना बहुत दिन हो गए इस बहन जी गवर्न नौकरानी को हमने सबक नहीं सिखा, एक दो थप्पड़ मारकर कहाँ मजा आता है। इसके साथ चल मजे लेते हैं, आज मम्मी से इसकी अच्छी तरह पिटाई करवाते हैं, बहुत मजा आएगा। बहुत दिन हो गए इससे मजे नहीं लिए। हाँ टीना तो बिल्कुल सही कह रही है और कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से मम्मी का पारा हाई हो जाए और गुस्से में आकर इसकी इतनी पिटाई करें कि बेचारी से चला भी ना जाए, बहुत मजा आएगा। चल चल। अरे हाँ याद आया, मम्मी को नेट वाला लहंगा बहुत ज्यादा पसंद है ना, अगर कोई उसे उनकी बिना इजाजत के हाथ भी लगा दे तो मम्मी कैसे आग बबूला हो जाती है, समझ रही है ना हमें क्या करना है। ऐसा सोचकर टीना और मीना अपनी माँ के रूम में जाती है, वहाँ से नेट वाला लहंगा निकालती है और उसे इस तरह से पूरी तरह से जला देती है और बहुत खुश होती है। अब आएगा मजा, अब देखते हैं कि माँ इसके साथ क्या करती है, कहीं माँ गुस्से में आकर इसे जान से ही न मार दे। इस तरह से दोनों बहनें बहुत खुश हो रही थी और वहीं दूसरी तरफ बेचारी सपना इस सब से बेखबर कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। वह अपना काम कर रही थी, पहले किचन में इतना सारा खाना बनाया, उसके बाद बहुत सारे कपड़े धोती है और पूरे घर की सफाई करती है। और जब जानकी अपने रूम में जाती है और अपना लहंगा जला हुआ देखती है तो वह गुस्से से लाल पीली हो जाती है और सपना को जोर जोर से आवाज लगाती है, मनहूस सपना कहाँ मर गई, जल्दी से मेरे पास आ, आज तो मैं तेरी खबर लेती हूँ, कहाँ मर गई, जल्दी से आती है या नहीं, या फिर तुझे वहीं आकर सबक सिखाऊं। सपना सपना मर गई क्या, आवाज नहीं आ रही, कब से तुझे बुला रही हूँ। क्या हुआ माँ, आप इतनी तेज आवाज क्यों लगा रही हैं? मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी इसलिए आवाज नहीं गई, क्या मुझसे कोई गलती हुई है?
सपना के इतना कहते ही तभी जानकी प्रेस उठाती है और गर्मा गर्म प्रेस सपना के हाथ पर लगा देती है और उसका जला हाथ मोड़कर कहती है, मनहूस, मेरा फेवरेट इतना महंगा और सुंदर लहंगा जलाकर कह रही है क्या माँ मुझसे कोई गलती हो गई? तूने तो इतनी बड़ी गलती की है, अगर मैं तुझे जान से भी मार दूं तो मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। अब मुझे सच सच बता कि तूने मेरा लहंगा क्यों जलाया? तुझे क्या अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है? माँ कैसा लहंगा, कौन सा लहंगा? मुझे कुछ नहीं पता, आप क्या कह रही हैं? पहले तो आप मेरा हाथ छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आज तो मैं पूरे दिन आपके रूम में आई भी नहीं हूँ। पहले टीना और मीना के लिए इतना सारा खाना बना, उसके बाद कपड़े धोई, सफाई की, आपने बुलाया तो मैं आपके रूम में आई हूँ। माँ मुझे कुछ नहीं पता, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ मेरा हाथ छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जानकी बहुत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। टीना मीना को हंसता हुआ देखकर सपना सब समझ जाती है कि यह सब कुछ उन दोनों ने ही किया है। तभी वह उनके पास जाती है और उनसे कहती है, टीना और मीना, आखिर तुम्हें क्या मिलता है मुझे इतना पिटवा कर? मैं तो तुम्हारी हर बात मानती हूँ, अच्छी भी बुरी भी। तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं जैसे भी हूँ सौतेली हूँ, तुम्हारी बहन हूँ। अब देखो मारे मेरा पूरा हाथ जला दिया, मुझे कितना दर्द हो रहा है। पहली बात तो हम तुझे अपनी बहन नहीं मानते और तुझे परेशान करने में और तेरी पिटाई करवाने में हमें बहुत मजा आता है। ये मजे हमें कहाँ मिलेंगे? मीना, मैं सही कह रही हूँ ना? और हाँ, मम्मी कह रही थी घर का राशन खत्म हो रहा है, इसलिए वह तुझे लेकर आना होगा। यह ले लिस्ट और जल्दी से लेकर आ, अगर माँ से दोबारा पिटाई ना खानी हो तो। सपना चुपचाप सामान की लिस्ट लेती है और बाजार के लिए निकल जाती है क्योंकि वह अपनी सौतेली माँ से दोबारा पिटना नहीं चाहती थी। उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था और वह बाजार की तरफ रोती हुई जा रही थी और अपने माता पिता को भी बहुत याद करती है। माँ, आप मुझे इतनी जल्दी अकेला छोड़कर क्यों चली गई? देखो तो मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन मेरे ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार करती है। पहले तो वो मुझे सिर्फ खाना नहीं देती थी, रूखा सूखा देती थी, फटे पुराने कपड़े देती थी, लेकिन अब तो उन्होंने हद ही पार कर दी, मेरा पूरा हाथ जला दिया और उसके बाद मुझसे काम भी करा रही। मुझे बहुत दर्द हो रहा है और पिताजी तो शहर में रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। उन्हें तो ऐसा लगता है कि मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन मुझसे कितना प्यार करती है, बल्कि मैं गलत हूँ। मैं तो उन्हें सच भी नहीं बता सकती। मैं क्या करूँ? आगे कुआं पीछे खाए, कहाँ जाऊँ? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इस तरह से सपना बहुत रो रही थी। तभी उसे आवाज आती है, अरे कोई है क्या? कोई हमारी आवाज सुन सकता है? कृपया करके हमें इस कुएं से बाहर निकालो। क्या कोई है जो हमारी आवाज सुन सकता है? हमें इस कुएं से बाहर निकालो। सपना को यह आवाज आ रही थी और वह तुरंत कुएं के पास जाती है तो उसे 2 सोने और चांदी के लहंगे नजर आते हैं, लेकिन वह सोचती है आवाज तो इस कुएं के अंदर से ही आ रही है, लेकिन इसके अंदर तो कोई इंसान नजर नहीं आ रहा, बस सोने और चांदी जैसे लहंगे नजर आ रहे हैं। चलो इन्हें बाहर निकाल लेती हूँ, उसके बाद क्या पता इसके अंदर कोई इंसान हो जो आवाज लगा रहा हो। ऐसा सोचकर सपना उस कुएं के अंदर से वह सोने और चांदी के लहंगे बाहर निकाल लेती है। तभी चांदी के लहंगे से आवाज आती है, सुनो लड़की, तुम तो हमारे लिए मसीहा बनकर आई हो। हम यहाँ 10 साल से इस कुएं के अंदर कैद हैं, लेकिन किसी ने आज तक हमारी आवाज नहीं सुनी। हम परी लोक की रानी परी की दोनों बेटियाँ हैं, सोनिया और चांदनी। हम अपने असली रूप में तभी आ पाएंगे जब तुम उस दुष्ट जादूगरनी के पास से पीला और सफेद फूल लेकर आओगी। क्या तुम हमारे लिए इतना कर सकती हो? इस काली पहाड़ी के पास उसी गुफा में वह जुड़ा रहती है। बताओ, क्या तुम हमारी मदद करोगी? हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, क्योंकि मेरी माँ मुझसे कहती थी कि कभी भी मुसीबत में आए लोगों को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, चाहे उसके लिए आपको कितनी भी कठिन परीक्षा से क्यों ना गुजरना पड़ जाए। इसलिए मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। ऐसा कहकर सपना काली पहाड़ी के पीछे जो जादूगरनी रहती थी वहाँ पहुँच जाती है। वह जादूगरनी तपस्या कर रही थी। तभी वह गुफा के अंदर जाती है और पीछे से जादूगरनी के ऊपर हमला कर देती है और उसे बांध देती है और वहाँ से पीले और सफेद फूल उठाती है और गुफा से बाहर निकलने लगती है। तभी वह जादूगरनी कहती है,
सुन लड़की, तू उन दोनों परियों की मदद नहीं कर सकती। मेरी सदियों की मेहनत है। मैंने उन्हें बहुत मुश्किल से जादुई सोने और चांदी के लहंगे बनाकर उस कुएं में फेंका था। अब समय करीब आ रहा था। इस अमावस की रात में उन दोनों लहंगों को जला देती और इस दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगरनी बन जाती। यह तू उसे पीले और सफेद फूल ले जाकर मत दे। इसके बदले में तुझे बहुत सारी धन दौलत देने के लिए तैयार हूँ। सोना, हीरे, जवाहरात, मोती जो चाहे वह ले ले, लेकिन ये फूल मुझे दे दे। उन्हें ले जाकर मत दे। दुष्ट जादूगरनी, तू मुझे धन दौलत का लालच देकर फंसा नहीं सकती, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है लालच बुरी बला होती है। और मुझे परियों ने सब बता दिया है कि जैसे ही वे अपने असली रूप में आ जाएंगी तो तू जल भुनकर राख हो जाएगी और मेरी वजह से किसी बुराई का अंत हो जाए। मेरे लिए इससे अच्छी बात कोई और हो ही नहीं सकती। इस तरह सपना धन दौलत का लालच नहीं करती और वह पीले और सफेद फूल ले जाकर दोनों लहंगों को दे देती है। जैसे ही वह दोनों लहंगे फूलों की खुशबू सूंघते हैं तो दोनों परी के रूप में आ जाती हैं और सपना से कहती हैं, हमें आजाद कराने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमें कुएं के सोने और चांदी के लहंगे से दोबारा से परी बनाया है। ये एहसान हम तुम्हारा जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तुम बहुत अच्छी हो और लालची तो बिल्कुल भी नहीं हो। तुमने लालच नहीं किया, इसलिए हम अपने असली रूप में आ गए। इसलिए हम दोनों तुम्हें गिफ्ट देना चाहते हैं। हम तुम्हें कुएं के जादुई सोना चांदी के 2 लहंगे देते हैं, जिसकी मदद से अब तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी। ऐसा कहकर परी कुएं के पास जाती है और वहां अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। तभी कुएं के अंदर से 2 जादुई सोने और चांदी के लहंगे बाहर निकल कर आते हैं और वह सपना को दे देती हैं। सपना वह जादुई सोने और चांदी के लहंगे लेकर घर चली जाती है और उन्हें छुपा कर रख देती है। अब उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें उससे जो भी काम करने के लिए कहती तो जादुई सोने का लहंगा उस काम को तुरंत कर देता। और सपना को जब भी भूख लगती तो वह जादुई चांदी के लहंगे से स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना मांगती और खा लेती और अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के अत्याचार से इसी तरह से बच रही थी और एक हंसी खुशी जीवन बिता रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन टीना और मीना अपनी माँ से कहती हैं, मम्मी, आप इस नौकरानी से कितना ज्यादा काम कराती हैं और खाने के लिए भी 5 दिन में एक बार देती है, फिर भी हट्टी कट्टी काम करती रहती है। अगर आम इंसान हो तो वह तो एक दिन मर ही जाए इतना सारा काम करके, और ये तो ठीक ठाक स्वस्थ हंसी खुशी काम करती रहती है, जैसे इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तीनों माँ बेटी के दिमाग के अंदर सपना को लेकर शक का कांटा गड़ जाता है और वह सपना के ऊपर नजर रखने लगती हैं। और एक दिन तीनों माँ बेटी को पता चल जाता है कि सपना के पास जादुई सोने और चांदी के लहंगे हैं। तभी जानकी सपना के पास जाती है और उसको जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, क्यों री मनोज, तेरे पास जादुई सोने और चांदी के लहंगे हैं और तूने हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा। चल हट यहाँ से और ये लहंगे हमें दे। इससे हम बहुत सारी धन दौलत लेकर बहुत अमीर होना है। तेरी तरह मामूली घर का काम नहीं करवाना। टीना और मीना, यह जादुई सोने और चांदी के लहंगे लेकर अपने रूम में चलो। जानकी के कहने पर जैसे ही टीना और मीना जादुई सोने और चांदी के लहंगे को हाथ लगाती हैं तो उसके अंदर बहुत तेज करंट निकलता है और दोनों बहनों को बहुत तेज करंट लगता है, जिसकी वजह से दोनों बहनें पागल हो जाती हैं और पागल होकर डांस करने लग जाती हैं। अपनी बेटियों की यह हालत देखकर जानकी को बहुत गुस्सा आता है और जानकी भी जैसे जादुई सोने और चांदी के लहंगे को हाथ लगाती है तो उसे भी बहुत तेज का करंट लगता है और वह बहुत दूर जाकर गिरती है। तभी जादुई सोने के लहंगे से आवाज आती है, दुष्ट औरत, बहुत कर लिया तूने मासूम सपना के ऊपर अत्याचार। अब तू और अत्याचार नहीं कर सकती। अगर तू चाहती है कि मैं तुझे पागल न करूं तो अपनी दोनों पागल बेटियों को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जा। यह जादुई सोना चांदी के लहंगे को कोई भी लालची और बुरे स्वभाव का इंसान हाथ नहीं लगा सकता। उसके साथ ऐसा ही होता है। निकल जाए यहाँ से। जादुई सोने और चांदी के लहंगे जानकी से ऐसा कह ही रहे थे, तभी वहाँ पर किशोर दास भी आ जाता है और उसे भी जानकी और उसकी दोनों बेटियों की सच्चाई पता चल जाती है और वह भी धक्के मारकर तीनों माँ बेटी को घर से बाहर निकाल देता है। जानकी अपनी दोनों पागल बेटियों को लेकर सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है और सपना अपने पिता के साथ कुएं के जादुई सोने और चांदी के लहंगे के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में अत्याचार करने के लिए उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन नहीं थी। बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नामक गांव में नैना अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। नैना के माता पिता दोनों ही काम करते थे और काम के सिलसिले में अक्सर एक शहर से दूसरे शहर भी जाया करते थे। एक दिन शहर से लौटते समय एक ट्रेन हादसे में दोनों की मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ नैना अपने माता पिता के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसके माता पिता तो नहीं आते, बल्कि नैना के मामा और मामी आते हैं। अपने मामा मामी को देखकर नैना कहती है,
मामा और मामी, आप दोनों अचानक? पापा और मम्मी तो अभी शहर से वापस नहीं आए, थोड़ी देर पहले कह रहे थे बस कुछ ही समय में आने वाले हैं। मैं उनका कब से इंतजार कर रही हूँ, लेकिन अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ रह गए। बेटा, हमें बहुत दुख हो रहा है तुम्हें ये बताते हुए कि तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं नहीं बाबा जी, कह दीजिए ये सब झूठ है। मेरे मम्मी पापा मुझे इस तरह से अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। उन्होंने कहा था कि वे जल्द ही मेरे पास आएंगे और मेरे साथ घूमने जाएंगे, होटल में खाना खाएंगे, मुझे बहुत सारी शॉपिंग कराएंगे। वह अपना वादा नहीं तोड़ सकते, वह मुझे इस तरह से अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। अब मैं मेरे माता पिता के बिना कैसे रहूंगी? मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, वो मुझे इस तरह से नहीं छोड़कर जा सकते। इस तरह से क्या कोई अपने बच्चे को अकेला छोड़कर जाता है? अब मैं किसके सहारे रहूंगी? बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी। मामा के इतना कहते ही मामी जमुना आग बबूला हो जाती हैं और वह अपने पति से कहती हैं, अच्छा तो अपनी बहन की मृत्यु के बारे में सुनते ही तुरंत दौड़े दौड़े यहाँ पर इसलिए आए थे ताकि आप इस अनाथ और मनुष्य काली कलूटी बदसूरत लड़की को हमारे घर लेके जा सको। देखो जी, मेरे पहले ही 2 बच्चे हैं, उनका पालन पोषण करना मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाता है, अब हमें इस अनाथ का भी पालन पोषण करना होगा। देखो ये काली कलूटी हमारी बला से कहीं भी रहे, इतने सारे अनाथ आश्रम है, वहाँ जाकर रह लेगी। मैं अपने साथ इसे नहीं लेकर जाऊंगी, अपने रंग रूप में मेरे बच्चों को भी ऐसे ही कर देगी। यह तुम कैसी बातें कर रही हो? यह मेरी स्वर्गवासी बहन की बेटी है और मैं इसे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। जमुना अपने पति के सामने कुछ नहीं कर पाती और बेचारी नैना अपने मामा मामी के साथ उनके घर चली जाती है। नैना को देखते ही जमुना की बेटी दीप्ति और बेटा कृष्णा बहुत हंसते हैं। मम्मी, आप किस काली कलूटी बंदरिया को अपने साथ उठा कर लेकर आ गई? मुझे तो इसे देखकर बहुत हंसी आ रही है। देखो तो कितनी काली है, बेचारी अपने ऊपर कितना ज्यादा मेकअप लगाती होगी, तब भी ऐसी की ऐसी लगती होगी, बदसूरत की बदसूरत। कृष्णा, क्या तुम्हें हंसी नहीं आ रही? मुझे तो बहुत आ रही है। दीप्ति दीदी, मुझे भी बहुत हंसी आ रही है। मम्मी, आप बता नहीं रही कि काली कलूटी बंदरी आपके साथ कौन है? अभी तक आपने इसका हमसे परिचय नहीं कराया, बताइए तो इसे आप कौन से कोयले की खान से उठा के लेकर आई है? कुछ नहीं बेटा, अब ये काली कलूटी हमारे साथ इसी घर में रहेगी और ये तुम्हारे पापा के स्वर्गवासी बहन की बेटी है। और तो सुन मनहूस, ये मत समझ लेना कि मैं तुझे अपने साथ अपने घर में लेकर आ गई हूँ तो तुझे मुफ्त में रोटी तोड़ने दूंगी, यहाँ रहने दूंगी। आज से और अभी से घर का सारा काम तू ही करेगी, किचन से लेकर झाड़ू पोछा करने तक, बर्तन साफ करने से कपड़े धोने तक सभी काम तुझे करना है अगर रहना है तो, वरना मेरी बला से कहीं भी जाकर रह ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं काली कलूटी मनहूस कहाँ से गले पड़ गई। इसके माता पिता को भी अभी मरना था। बेचारी नैना की मजबूरी थी, वह यहाँ से और कहाँ जाती, इसलिए उसे मजबूरी में अपनी मामी की सारी शर्तें माननी पड़ती हैं और वह घर का सारा काम करना शुरू कर देती है। खाना बनाने से कपड़े धोने तक, स्त्री से लेकर घर की सफाई तक, और उसके बाद घर का सारा काम करती है। सुबह से लेकर शाम तक गधों की तरह काम करने के बाद वह सबके साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए जैसे ही बैठती है तो जमुना कहती है, ओ हेलो, क्या तो काली कलूटी हमारे साथ इस घर की नौकरानी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाएगी? तेरी औकात है? चुपचाप पहले हम सबको खाना खाने दे, उसके बाद अगर हमारे आगे का बचेगा तो उसे बाहर जो टूटा फूटा कमरा पड़ा है वहाँ ले जाकर खा लेना और वहीं पर सो जाना है। इस घर में सिर्फ तो काम करने के लिए है, इससे ज्यादा तेरी औकात नहीं। इनकी वजह से चुप हो, वरना कब का तुझे धक्का मार के निकाल देती मनहूस। अरे भाग्यवान, इस बेचारे के ऊपर इतना तो अत्याचार मत करो। सुबह से कितना काम कर रही है, अब सुकून से खाना तो खाने दो। मम्मी देखिए पापा किस तरह से इस काली कलूटी नौकरानी की साइड ले रही है। आपको इस काली कलूटी पर बहुत प्यार आ रहा है तो ऐसा करती हूँ, मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली जाती हूँ और आप रहना अपनी स्वर्गवासी बहन की बेटी के साथ यहाँ पर ऐशो आराम से। मैं अब से पहले ही कह दिया था कि अगर ये मेरे साथ मेरे घर में रहेगी तो जैसा मैं रखूंगी वैसे ही रहना पड़ेगा। अब आप ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको अपने परिवार के साथ रहना है या फिर इस काली कलूटी मनहूस के साथ।
मामी जी, आप लड़ाई मत कीजिए। आपका तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि आपने मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दी, वरना अकेली अब तक तो पता नहीं मेरा क्या हाल हो जाता। आप खाना खा लीजिए, मैं आपके आगे का बचा कुचा खाना खा लूंगी। आप चिंता ना करो, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। ऐसा कहकर नैना अपने आंखों में आंसू लेकर वहाँ से चली जाती है। बेचारे मामा भी कुछ नहीं कर पाते। ऐसे ही समय बीत रहा था। नैना घर का सारा काम करती और समय समय पर जमुना बेचारी नैना की बहुत पिटाई भी करती रहती, और दीप्ति और कृष्णा भी नैना का बहुत मजाक उड़ाते, उसे काली कलूटी, बंदरिया, पता नहीं किस किस नाम से पुकारते। नैना यह सब पीड़ा सह रही थी सिर्फ इसलिए कि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन दीप्ति अपनी माँ से कहती है, मम्मी, शाम को मेरे जन्मदिन की पार्टी है और जब सब इस काली कलूटी को देखेंगे तो पूछेंगे कि ये कौन है, ये कौन है, तो हमारी कितनी इंसल्ट होगी। आप कुछ भी कीजिए, शाम को पार्टी में ये नहीं दिखनी चाहिए। दीप्ति और जमुना आपस में बातें कर ही रही थी, तभी वहाँ पर नैना चाय लेकर आती है और चाय नैना के हाथ से जमुना के हाथ पर गिर जाती है। तभी वह नैना की बहुत ज्यादा पिटाई करती है। जब उसका पिटाई करके पेट भर जाता है तो वह नैना से कहती है, मनहूस, काली कलूटी, बदसूरत, तुझे दिखाई नहीं देता? अगर तेरा रंग काला है क्या तुझे पूरी दुनिया भी काली नजर आती है? तुझे सब जगह अंधेरा ही नजर आता है? देख कर नहीं चला जाता? मेरा सारा हाथ जला दिया, मनहूस। सॉरी मामी जी, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। मामी जी, मुझे आपसे कहना था कि आज दीप्ति दीदी का जन्मदिन है ना, तो मेरे पास कोई भी अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं है। अगर आप मुझे दीप्ति दीदी की कोई पुरानी फ्रॉक दे दे तो मैं उसे ही पहनकर पार्टी में आ जाऊंगी। पहली बात तो यह है कि मैं तुझे अपनी बेटी की कोई फ्रॉक नहीं देने वाली, और दूसरी बात, तो मेरी बेटी की जन्मदिन पार्टी में नहीं आएगी। वहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग आएंगे, जब वह तुझ जैसी काली कलूटी बदसूरत को देखेंगे और उन्हें पता चलेगा कि तू मेरे रिश्तेदार है, तो मेरी कितनी इंसल्ट होगी। मेरी सोसाइटी में बहुत इज्जत है, इसलिए आज रात तू यहाँ नहीं रहेगी। अपना बंदोबस्त कहीं और कर लेना, कल सुबह आ जाना। ठीक है मामी जी, मगर मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, बस काम ही करे जा रही थी। अब आप मुझे मेरे हिस्से का खाना दे दीजिए। आज मैं पूरी रात सड़क पर ही काट लूंगी, सुबह वापस आ जाऊंगी जब पार्टी खत्म हो जाएगी और सब मेहमान चले जाएंगे। मम्मी, ये मनहूस काली कलूटी जब देखो भिखारियों की तरह मांगती रहती है। आज तो पार्टी है, सब कुछ बाहर से ही आएगा, घर में कुछ बना भी नहीं है। अब आप इस मनहूस को क्या देने वाली हैं? मैं तो कहती हूँ कल की जो भी सूखी रोटी पड़ी है उसे ही देकर भगा दीजिए, इससे पहले कि पिताजी घर पर वापस आ जाए, क्योंकि ये तो उनकी लाडली है ना, वह रोक लेंगे इसे। जमुना अपनी बेटी की बात मान लेती है और कल की बची कुची रोटी नैना को दे देती है और उसे अपने घर से निकाल देती है। बेचारी नैना वह रोटी लेकर निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे फटे पुराने कपड़ों में एक बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे बैठी मिलती है। तभी नैना उनसे पूछती है, क्या हुआ अम्मा जी, आप क्यों रो रही हो? बेटा, क्या बताऊं, बहुत समय से कुछ खाया नहीं है, भूखी हूँ, बस इसलिए रो रही हूँ कि मेरी किस्मत कैसी है कि मुझे 2 समय का खाना भी नसीब नहीं। अम्मा जी, रोइए मत, ये लीजिए, मेरे पास अचार के साथ 2 सूखी रोटियां हैं, अगर आप इन्हें खा सकती हैं तो इन्हें खा लीजिए। आज रात मैं भूखी ही रह लूंगी, मुझे तो आदत है भूखे रहने की। बेटा, तुम कितनी अच्छी हो, कितनी दयालु हो, तुम अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती हो। तुम्हारा दिल तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, बिल्कुल सुंदर है, हमेशा खुश रहो। मगर बेटा, तुम उदास क्यों नजर आ रही हो? अम्मा जी, मेरी बहुत दुख भरी कहानी है। आपको पता है, मेरे रंग रूप की वजह से बचपन से सब मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब मेरे माता पिता से जिंदा थे तो वह मेरा आत्मविश्वास गिरने नहीं देते थे। कहते थे रंग रूप से कुछ नहीं होता बेटा, इंसान की सुंदरता रंग रूप से नहीं दिल से होती है, और मेरी बेटी का दिल तो बहुत सुंदर है, जो हमेशा सबकी मदद करती है। इस तरह वह मेरा आत्मविश्वास बढ़ाते थे। लेकिन उनके जाने के बाद मेरी जिंदगी में कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ हैं। मेरी माँ भी मेरे ऊपर बहुत ज़बरदस्त अत्याचार करती है। आज तो उन्होंने हद ही पार कर दी, मेरे रंग रूप की वजह से अपनी बेटी की जन्मदिन पार्टी से भगा दिया, ताकि किसी को पता न चले कि काली कलूटी उनके रिश्तेदार है। अब आप ही बताइए कि मेरी जिंदगी में कहाँ सुख है? अगर मैं उदास ना हूँ तो क्यों ना हूँ?
बेटा, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं तो एक जादुई बुढ़िया हूँ और तुम अपनी परीक्षा में पास हो चुकी हो। तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे दिया। आओ, मैं तुम्हारी परेशानी दूर करती हूँ। जादुई सोने और चांदी के फ्रॉक के कुएं से तुम्हें जादुई सोने और चांदी के फ्रॉक देकर, जिससे तुम्हारी सब परेशानी मिनटों में दूर हो जाए। ऐसा कहकर वह बूढ़ी औरत नैना को अपने साथ एक कुएं के पास ले जाती है और जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक के कुएं से 2 जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक निकालती हैं और उन्हें नैना को देकर कहती हैं, बेटा, यह जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक के कुएं की फ्रॉक सिर्फ उन्हीं लोगों के काम आती है जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, लालची नहीं होते। तुम भी इन दोनों जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक से लालच मत करना। जिस दिन भी तुम लालच करोगी, उस दिन यह जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक गायब होने के साथ साथ तुम्हें बहुत बड़ी हानि भी पहुंचा सकती है। इसलिए ध्यान रहे कि लालच नहीं करना। अम्मा जी, मैं जादुई सोने चांदी की फ्रॉक से कभी भी लालच नहीं करूंगी और इनकी धन दौलत से सभी गरीब, अनाथ, परेशान लोगों की भी मदद करूंगी। आप चिंता न करो। तभी वह बूढ़ी औरत जादुई सोने और चांदी के कुएं की फ्रॉक देकर वहां से गायब हो जाती है और नैना जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक से कहती है, जादुई सोने की फ्रॉक तुम मुझे बहुत ज्यादा सुंदर बना दो ताकि कोई मेरे रंग रूप का मजाक ना उड़ा सके। और जादुई चांदी की फ्रॉक तुम मुझे एक महल जैसा घर दे दो जिसके अंदर किसी चीज की कोई कमी ना हो। सुंदर सुंदर ड्रेस, स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना, बहुत सारी धन दौलत, सब कुछ। नैना के इतना कहते ही जादुई सोने की फ्रॉक उसे बहुत ज्यादा सुंदर बना देती है। नैना खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ जादुई चांदी की फ्रॉक उसे एक महल जैसा घर देती है जिसके अंदर किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। उस घर के अंदर जाकर नैना स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाती है और एक हंसी खुशी जीवन बिताती है और अपने साथ साथ गाँव के सभी लोगों की भी बहुत मदद करती है। नैना का बहुत नाम होने लगा था। जब इस बात की खबर जमुना को लगती है तो वह आग बबूला हो जाती है। पता नहीं उस मनहूस के पास जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक कहाँ से आई, जिनकी वजह से इतनी ज्यादा सुंदर हो गई और इतनी ज्यादा अमीर भी, पूरे गांव को सोना और चांदी बरसा रही है। मेरे होते हुए वह मनहूस इतना ज्यादा नाम नहीं कमा सकती और मेरी बेटी से ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। वह जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक मैं चुरा कर लेकर आ जाऊंगी, फिर देखती हूँ कैसे करती है लोगों की मदद। ऐसा सोचकर एक दिन जमुना रात होने के बाद नैना के घर जाती है और वह जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक चुराकर अपने घर लेकर आ जाती है। और जैसे ही वह जादुई सोने की फ्रॉक दीप्ति को पहनाती है तो वह बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। और जमुना जादुई चांदी की फ्रॉक से धन दौलत मांगती है तो वह बहुत ज्यादा गरीब हो जाती है। अब जमुना के पास कुछ भी नहीं बचता, बेटी भी बदसूरत हो जाती है और वह बहुत ज्यादा गरीब भी हो जाती है। जमुना को उसके लालच और बुरे स्वभाव की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ नैना जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक से कभी भी लालच नहीं करती, बल्कि सभी परेशान, गरीब, अनाथ लोगों की मदद करती है, जिसकी वजह से वह एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में सपना, काजल और दिव्या 3 बहनें अपनी माँ विनीता के साथ रहा करती थी। सपना और काजल तो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी, उनकी सुंदरता में कोई कमी नहीं थी। लेकिन सबसे छोटी बेटी दिव्या, वह रंग रूप में सपना और काजल की तरह सुंदर नहीं थी, क्योंकि वह सांवली थी, जिस वजह से सपना और काजल उसका बहुत मजाक उड़ाया करती थी। उसे अपनी बहन नहीं समझती थी। एक दिन सपना और काजल की फ्रेंड का जन्मदिन था और दोनों बहनें सुंदर सुंदर फ्रॉक पहनकर अपने हाथों पर नील पॉलिश लगा रही थी। तभी वहाँ पर दिव्या आती है और अपनी दोनों बहनों से कहती है, सपना और काजल दीदी, लगता है आप सुमन के बर्थडे पार्टी में जा रही हैं। वह आपकी बहुत अच्छी दोस्त है ना? दीदी, मेरी तो कोई दोस्त ही नहीं है। मेरे रंग रूप की वजह से कोई मुझसे दोस्ती ही नहीं करता और आप भी मुझसे ठीक तरह से बात नहीं करती। मेरा पार्टी में जाने का बहुत दिल कर रहा है। क्या मैं भी आपके साथ आपकी फ्रेंड के जन्मदिन पार्टी में जा सकती हूँ? तूने अपनी शक्ल देखी है? काली कलूटी, ऐसा लगता है जैसे कोयले से अभी निकल कर आई है। और हम दोनों बहन कितनी ज्यादा गोरी हैं, बिल्कुल दूध की तरह। हम तुझे अपने साथ ले जाकर अपनी इंसल्ट नहीं कराना चाहते, इसलिए चुपचाप घर में रहकर घर का काम कर। तू सिर्फ और सिर्फ इसी लायक है, पार्टी या शादी में जाने के लायक नहीं।
हाँ हाँ काजल, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ हमसे झूठ बोलती है कि ये हमारी बहन है। मुझे तो ये अपनी बहन कहीं से नहीं लगती। माँ भी गोरी, हम दोनों बहन भी गोरे, सिर्फ और सिर्फ यही है काली कलूटी। जरूर माँ हम सबसे झूठ बोलती है, इसे कचरे के डब्बे से उठा के लेकर आई होंगी। ऐसा कहकर दोनों बहनें हंसने लगती हैं। इसी तरह सपना और काजल बेचारे दिव्या का मजाक उड़ा रही थी। उसे बहुत बुरा लगता है और वह रोने लगती है। दिव्या की रोने की आवाज सुनकर विनीता वहां आ जाती है। तभी वह सपना और काजल से कहती है, सपना और काजल यहाँ पर क्या हो रहा है? दिव्या इतना क्यों रो रही है? जरूर तुम दोनों ने इसे कुछ कहा होगा। चलो जल्दी बताओ यहाँ पर क्या हुआ है। मम्मी आपको पता है ये काली कलूटी हमारे साथ हमारी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना चाहती है। अब आप ही बताइए, हम दोनों इतने ज्यादा सुंदर और हम अपने साथ इस काली कलूटी को कैसे लेके जा सकते हैं? हमारे वहाँ पर कितनी इंसल्ट हो जाएगी। बस हमने इसे इसकी औकात बता दी तो रोने लगी। इसमें हमारी क्या गलती है? हमें तो कोई शौक नहीं है इस काली कलूटी बदसूरत लड़की को अपने साथ ले जाकर अपने इंसल्ट कराने का। क्यों काजल, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ हाँ सपना, तुम 100% बिल्कुल ठीक कह रही हो। चल पार्टी में जाने के लिए देर हो रही है। सपना और काजल के मुंह से दिव्या के बारे में यह अनाप शनाप सुनकर विनीता को बहुत गुस्सा आता है और वह दोनों को जोर जोर से थप्पड़ मारती है और उनसे कहती है, सपना और काजल तुम दोनों इसकी बड़ी बहन हो और तुम बड़ी बहन होकर दिव्या के साथ ऐसा बर्ताव करती हो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने तुम्हें यह संस्कार तो नहीं दिए कि अपने से छोटों को इस तरह से अपमान करो। देखो अब तक जो भी तुमने दिव्या के साथ किया उसे मैं बदल तो नहीं सकती, लेकिन अब मैं दिव्या के साथ कुछ गलत होने नहीं दूंगी। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, तुम दिव्या को अपने साथ अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में लेके जाओगी। अगर नहीं लेके गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। अपनी माँ के कहने पर काजल और सपना दिव्या को अपने साथ अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में ले जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। तभी दिव्या अपने लिए एक सुंदर फ्रॉक निकालती है, उसे पहनती है। उसके बाद लिपस्टिक लगाती है, हाथ पर नेल पॉलिश लगाने लगती है। दिव्या को नेल पॉलिश लगाते हुए देखकर तभी सपना और काजल हंसने लगती हैं। सपना देख तो ये काली बंदरी किस तरह से तैयार हो रही है। चाहे कितनी भी अच्छे से तैयार हो जाए लेकिन लगेगी तो ऐसी की ऐसी ही जैसी है। काली कलूटी बदसूरत हमारी तरह सुंदर तो नहीं हो जाएगी। और ये देख सपना, इसके काले हाथों पर ये नेल पॉलिश कैसी लग रही है और लिपस्टिक तो ऐसी लग रही है जैसे किसी बंदरिया ने लगा ली हो। काजल यार सोच, जब ये बदसूरत लड़की हमें ऐसी लग रही है तो हमारी फ्रेंड हमारा कितना मजाक उड़ाएंगे। लेकिन माँ ने कह दिया तो इसे लेकर भी जाना पड़ेगा। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। पता नहीं इस काली कलूटी से हमारा पीछा कब छूटेगा। चलो बहुत देर होगी तुझे तैयार होते हुए, ये नेल पॉलिश मुझे दे। सुंदर तो नहीं हो जाएगी तो इसे लगाकर। ऐसा कहकर सपना दिव्या के हाथ से नेल पॉलिश छीन कर रख देती है और उसे नेल पॉलिश नहीं लगाने देती। दिव्या फिर भी खुश होकर उनके साथ बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। तीनों बहन पार्टी में चली जाती हैं। तभी दिव्या को देखकर काजल और सपना की फ्रेंड हंसने लगती हैं और उनसे कहती हैं, अरे यार सपना और काजल, तुम्हारे साथ ये काली कलूटी काली बंदरिया कौन है? आज से पहले तो हमने तुम्हारे साथ कभी इतनी काली और बदसूरत लड़की देखी नहीं, फिर आज तुम अपने साथ किसे लिए घूम रही हो? वैसे तुम्हें इतनी शानदार पार्टी में इसे लेकर आना नहीं चाहिए था। हमारी पार्टी में ग्रहण लग गया। छोड़ ना यार, अच्छा हुआ अपने साथ ऐसी काली कलूटी लड़की को लेकर आ गई। अब हमारी पार्टी पर नजर लगने से बच जाएगी। समझ लेंगे कि काला टीका यहाँ आकर खड़ा हो गया। वैसे सपना और काजल, तुम्हें काला टीका मिला कहाँ पर है? वो अरे नहीं यार सोनम, तुझे तो पता ही है कि हम दोनों बहनें कितनी अच्छी हैं। ये हमारी नौकरानी की बेटी है और ये कभी पार्टी वगैरह में गई नहीं। हमें लगा चल तेरी पार्टी तो कितनी बड़ी होने वाली है, इसे वहाँ लेकर चलते हैं। बस इसलिए अपना बड़ा दिल कर इस काली कलूटी बदसूरत लड़की को अपने साथ लेकर आ गए। बस यही बात है और तो कुछ नहीं। ठीक है, जब तुम अपनी नौकरानी की बेटी को इस पार्टी में लेकर ही आ गई हो तो अब कर भी क्या सकते हैं। वैसे तुम्हें अपने नौकरों को इतना सर पर चढ़ा कर नहीं रखना चाहिए, इसे कहीं दूर बैठा दो। ऐसा कहकर सोनम वहाँ से चली जाती है। सोनम के जाने के बाद सपना दिव्या को जोर से थप्पड़ मारती है और दिव्या को वहाँ ले जाती है और उससे कहती है, दिव्या की बच्ची, देखा तूने किस तरह से सभी फ्रेंड्स हमारे ऊपर हंस रही थी। अब तो चुपचाप यहाँ रहकर हमारा इंतजार करना जब तक पार्टी खत्म नहीं हो जाती। बहुत शौक था ना तुझे पार्टी में आने का। और खबरदार माँ से अगर तूने हमारी शिकायत लगाई। सपना, तूने देखा किस तरह से सब हमारे ऊपर हंस रहे थे, हमारी कितनी इंसल्ट हो रही थी। सपना और काजल दीदी, वह सब लड़कियां तो मेरे ऊपर हंस रही थी, मेरा मजाक उड़ा रही थी, मुझे काली कलूटी बदसूरत कह रही थी। इस समय तुम्हारी इंसल्ट कहाँ हो रही थी?
दीदी, आज से पहले आपने मेरा कितना मजाक उड़ाया, मुझे इतना बुरा कभी नहीं लगा। लेकिन जब आपने मुझे उनके सामने अपनी नौकरानी की बेटी बताया, मुझे बहुत दुख हुआ। आज से पहले इतना दुख मुझे कभी नहीं हुआ। आप पार्टी में जाइए, मैं यहाँ बैठकर आपका इंतजार कर लूंगी और माँ से भी कुछ नहीं कहूँगी। ऐसा कहकर दिव्या रोने लगती है, लेकिन सपना और काजल दोनों बहुत ही कठोर स्वभाव की थी। उन्हें दिव्या के आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह उसे इतनी तेज गर्मी में बाहर धूप सड़क के किनारे अकेला छोड़कर पार्टी में चली जाती हैं। उनके जाने के बाद दिव्या फूट फूट कर रोती है। मुझे कोई भी दोस्ती करना पसंद नहीं करता, सिर्फ मेरे काले रंग की वजह से। और मेरी बहनें भी मुझे अपने साथ कहीं नहीं लेके जाती। माँ के कहने पर मैं पार्टी में लेकर आ तो गई, लेकिन मुझे यहाँ से भी बाहर निकाल दिया। सब मेरे काले रंग के ऊपर कितना हंसते। अगर ऊपर वाले मुझे तो थोड़ा सा गोरा बना देता तो कितना अच्छा होता। मेरी भी कितनी सारी फ्रेंड्स होती, मैं भी पार्टी में एंजॉय क्या करती। लेकिन मेरी किस्मत में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। लगता है मैं तो सिर्फ और सिर्फ लोगों के ताने खरी खोटी बातें सुनने के लिए ही पैदा हुई हूँ। मुझे तो पता नहीं कि आखिरी बार खुशी कब मिली होगी। ऐसा कहकर दिव्या बहुत रोती है। तभी उसे किसी और की भी रोने की आवाज आती है। दिव्या वहाँ जाकर देखती है तो एक पेड़ रो रहा था। तभी वह पेड़ दिव्या से कहता है, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। मुझे इतनी गर्मी में कोई पानी पिलाने वाला नहीं है। मैंने काफी समय से पानी नहीं पिया। क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? दिव्या तुरंत नदी के पास जाती है, वहाँ से एक घड़े में पानी लेकर आती है और पेड़ को पानी पिला देती है। उसके बाद दिव्या थोड़ा और आगे चलती है तो एक बूढ़ी औरत के पास बहुत सारा सामान था, उनसे चला भी नहीं जा रहा था। तभी दिव्या उनके पास जाती है, उनकी पोटली का सारा सामान अपने सर पर रखती है और उनके घर तक उन्हें छोड़कर आती है। तभी वह बूढ़ी औरत दिव्या से कहती है, बेटा तुम कितनी अच्छी हो, तुमने मेरी कितनी मदद की। मेरा इतना सारा सामान मेरे घर तक लेकर आई। तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा दिल बहुत सुंदर है। वरना आज के टाइम में कौन किसकी मदद करता है। मैंने देखा किस तरह से तुमने उस सूखे पेड़ को पानी पिलाया, उसकी मदद की और उसके बाद मेरी भी मदद की। तुम्हारा दिल बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। मगर बेटा तुम इतनी उदास क्यों हो? अम्मा जी, सब मेरे काले रंग का बहुत मजाक उड़ाते हैं। मेरी बहनें भी मुझसे प्यार नहीं करती, बस इसी वजह से उदास हूँ। बेटा तुम इतनी उदास क्यों होती हो? मैं तुम्हें अपने जादुई सोने और चांदी के नेल पॉलिश के कुएं के पास लेकर चलती हूँ। आओ मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर वह बूढ़ी औरत दिव्या को अपने साथ जंगल में बने एक कुएं के पास लेकर जाती है, जिसके अंदर से बहुत सुंदर सुंदर जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश निकल कर आती है। तभी वह बूढ़ी औरत एक एक जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश दिव्या को देती है और उससे कहती है, बेटा जादुई चांदी की नेल पॉलिश लगाने से तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो जाओगी। और जादुई सोने की नेल पॉलिश, इस जादुई सोने की नेल पॉलिश को जो भी कोई लगाता है, अगर कोई चल नहीं सकता, हाथ उठा नहीं सकता, वह लगाएगा तो उसके हाथ पैर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यह लो दोनों नेल पॉलिश तुम अपने पास रखो। तुम्हें जादुई कुएं की सोने चांदी की नेल पॉलिश सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिल रही है क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो, हमेशा दूसरों की मदद करती हो। इन्हें अपने पास रखना, हमेशा खुश रहना, ऐसे ही दूसरों की मदद करते रहना बेटा। दिव्या जैसे ही वह जादुई चांदी की नेल पॉलिश लगाती है तो वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर वह बहुत खुश होती है और खुशी खुशी घर चली जाती है। घर जाने के बाद दिव्या देखती है कि घर पर तो कोई भी नहीं है। तभी उसे पड़ोसियों से पता चलता है विनीता काजल और सपना के साथ हॉस्पिटल में है। यह सुनकर दिव्या घबरा जाती है और तुरंत हॉस्पिटल जाती है। वहाँ जाकर दिव्या देखती है तो सपना और काजल हॉस्पिटल बेड पर लेटी थी। तभी वह अपनी माँ से कहती है, माँ सपना और काजल दीदी को क्या हुआ है? बेटा पार्टी खत्म होने के बाद दोनों बहनें अपने फ्रेंडों के साथ पहाड़ी पर घूमने गईं। तभी वहाँ पर तूफान आया और तुम्हारी बहनें पहाड़ी से नीचे गिर गईं। डॉक्टर कह रहे हैं अब तुम्हारी बहन कभी चल नहीं सकती और न ही अपने हाथ से खाना खा सकती है। उनके हाथ पैर पूरी तरह से टूट चुके हैं। मगर बेटा तुम अचानक से इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई और तुम अपनी बहनों को छोड़कर कहाँ चली गई थी?
माँ, मुझे पार्टी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सब मेरे काले रंग का मजाक उड़ा रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बाहर चली जाती हूँ। तभी मुझे एक सूखा पेड़ मिला, मैंने उसकी मदद की। एक बूढ़ी अम्मा मुझे परेशान दिखी, मैंने उनकी भी मदद की। तभी उन बूढ़ी अम्मा ने मुझे जादुई सोना चांदी के नेल पॉलिश के कुएं से जादुई नेल पॉलिश दी, जिसे लगाकर मैं इतनी ज्यादा सुंदर हो गई। लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सपना और काजल दीदी भी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि मेरे पास जादुई सोने की नेल पॉलिश है, जिसे लगाते ही बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ऐसा कहकर दिव्या जादुई सोने की नेल पॉलिश सपना और काजल के हाथ और पैरों पे लगाती है, जिसे लगाते ही दोनों बहनें पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। तभी दोनों बहनें दिव्या से माफी मांगती हैं। हमारी प्यारी छोटी बहन, हमें माफ कर दे। हमने न जाने तेरा कितना मजाक उड़ाया और तू कितनी अच्छी है। चाहती तो माँ को सब सच बता देती कि पार्टी में से हमने तुझे बाहर निकाला और हमारे ऊपर हंसती भी कि अब हमारे हाथ और पैर नहीं रहे, लेकिन तूने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आज हमें समझ आ गया कि इंसान की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं होती, उसके दिल से होती है। तेरा दिल बहुत सुंदर है, बुरे तो हम हैं, बदसूरत तो हम थे जो तेरे इतने सुंदर दिल को नहीं समझ सके। बहन, हो सके तो हमें माफ कर देना। सपना और काजल दीदी, आपको अपने किए पर पछतावा है, बस मुझे इतना ही चाहिए। और मैं तो हमेशा से आपके प्यार के लिए तरसती रही। मुझे आप दोनों का प्यार मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब हम तीनों बहनें एक साथ हंसी खुशी रहेंगे। तीनों बहनों का ऐसा प्यार देखकर तभी विनीता कहती है, सपना और काजल, देखा, आज दिव्या के अच्छे स्वभाव की वजह से उसे जादुई सोना चांदी की नेल पॉलिश मिली, जिसकी वजह से तुम्हारे पैर वापस आ गए। इसलिए कहते हैं इंसान के रंग रूप से उसे जज नहीं करना चाहिए, इंसान का दिल सुंदर होना चाहिए। अब तुम तीनों बहनें इसी तरह प्यार से रहना। मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बना कर लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर विनीता खाना बनाने चली जाती है और तीनों बहनें इसी तरह हंसी खुशी रहती हैं।